हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, 2 चाइनीज नेशनल्स अरेस्टेड बाय ईडी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो न्यूज है ना, इसमें चाइना के 2 नागरिक जिनको हमारे ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि किस केस में? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इस न्यूज में एक वर्ड आया है सेल कंपनी, सेल फर्म्स। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। देखो, जो सेल कंपनीज होती है, नॉर्मल कंपनीज का जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सेम उसी प्रोसीजर के तहत इन सेल कंपनीज का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो कंपनियां होती है ना, सेल कंपनीज, इनका मेन काम होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। किसी भी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं। इनमें जो भी काम होता है वो सिर्फ कागजों पर रजिस्टर्ड होता है, मतलब रियल में कुछ नहीं होता। सिर्फ एक्सपेंसेज को दिखाया जाता है, इनकम जीरो दिखाई जाती है, ताकि जब टैक्स रिटर्न करें तो इनकी तरफ से कोई भी टैक्स ना जाए, और जो भी पैसा आए उसको ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दे। इनका मेन वर्क होता है। तो ये चाइना के 2 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बंदा है, मतलब चाइना का ही नागरिक है, लेकिन हमारे इंडिया की जो डीयू है उसमें उसने स्टडी की थी, जिसकी वजह से उसको चाइनीज और हिंदी दोनों लैंग्वेज उसको आती थी, और ट्रांसलेटर के रूप में वो वर्क करता था दूसरे व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो जल्लीकट्टू गेम को लेकर के है। देखो, तमिलनाडु में पोंगल एक ट्रेडिशन है, पोंगल एक त्योहार है, फेस्टिवल है तमिलनाडु का, और उस पोंगल फेस्टिवल के ऊपर जल्लीकट्टू गेम खेला जाता है। तो ये जल्लीकट्टू होता क्या है? उस जल्लीकट्टू गेम में एक यूथ की डेथ हो गई है। इस जल्लीकट्टू गेम में जब बुल्स के साथ में जब वहां के लोग खेलते हैं, तो बुल ने एक यूथ को मार दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है जल्लीकट्टू क्या होता है। देखो, जब पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, तो उसी समय में क्या होता है कि जो बैल होते हैं उनको खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। लोग आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो 2 तरीके से ये जल्लीकट्टू खेला जाता है। एक में तो क्या होता है कि जो हम्प होता है, जैसे ये बैल है, इसका जो हम्प है, इसके ऊपर इसको कंट्रोल करना है और इसको दौड़ने से रोकना है, किसको? बैल को। दूसरे तरीके में क्या होता है कि ये जो हॉर्न है, सींग है बैल के, वहां पर कपड़े में लपेट करके कॉइन्स बांध दिए जाते हैं। ठीक है, उन कॉइन्स को पकड़ने के लिए, उन कॉइन्स को जीतने के लिए इस बैल को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरीके का एक गेम खेला जा रहा था, और उसमें जल्लीकट्टू, इस गेम में उस व्यक्ति की डेथ हो गई है। देखो, ये जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु में पोंगल जो फेस्टिवल है उस पर खेला जाता है, और स्पेशली जो मट्टू पोंगल, ये जो पोंगल जो फेस्टिवल है ना, वो 2-4 दिन तक चलता है, और उसमें एक दिन जो आता है वो होता है मट्टू पोंगल, और उसी दिन ये जल्लीकट्टू गेम को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। हर साल में एक बार खेला जाता है, और जनवरी महीने में ये गेम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल इवेंट है जल्लीकट्टू, और इसमें एक बुल को छोड़ दिया जाता है। क्राउड ऑफ पीपल इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? जो उसका लार्ज हम्प है उसको कंट्रोल करके उसके ऊपर बैठ करके उस बैल को दौड़ने से रोकते हैं। या दूसरे तरीके का क्या होता है, जो भी इनके सींग के ऊपर जैसे कोई झंडा बांध देते हैं, या यहाँ पर कॉइन्स बांध देते हैं, कपड़े में लपेट करके कॉइन्स बांध देते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए गेम खेला जाता है। देखो, तमिलनाडु में ये गेम खेला जाता है, और इसके जो निक नेम है वो सल्लीकट्टू है, और इसका मंजू विरातू के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, इस गेम को यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ऐसे कोई गेम्स में इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। सिर्फ लोकल रीजनल लेवल पे अभी तक इस गेम को खेला जाता है। ओपन ग्राउंड में इसके खेला जाता है, कोई टीम नहीं होती है, सब सिंगल कंपिटिटर होते हैं, सब अपनी तरफ से भाग लेते हैं। जो भी व्यक्ति इस बैल को कंट्रोल करता है वो इसको जीत लेता है। सबसे पहले 400 से 100 BC, मतलब 400 से 100 BC इस गेम को सबसे पहले खेला गया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। देखो, 16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अभी तक
2 दिन में 2.24 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया गया है, मतलब उनका टीकाकरण कर दिया गया है। 447 लोगों की, अब तक 447 लोगों की रिपोर्ट आई है, एडवर्स रिएक्शन वाली रिपोर्ट आई है। मतलब उन लोगों को माइल्ड फीवर है, माइल्ड स्वेलिंग है, कुछ पेन है, सिर्फ ऐसा आया है 447 लोगों की, और जिसमें से 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो कल संडे वाले दिन सिर्फ 6 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मणिपुर और तमिलनाडु, इनमें ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और अन्य स्टेट्स में इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। देखो पहला फेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, 3000 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है और एक साइट पर एक दिन में 100 लोगों के ऊपर टीका लगाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि शनिवार तक 3 लाख लोगों तक टीका लग जाएगा, लेकिन 2.24 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि इस पूरे सप्ताह में से सिर्फ 4 दिन ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल डेली रूटीन जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर की न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो फार्मर्स ने बोला है कि हम भी अपने तरीके से रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे, मतलब हम भी ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है फार्मर्स के द्वारा कि हम कोई भी ना तो ऐसा कोई उग्र भाषण देंगे, ना ही हम किसी चीज को रोकेंगे, ना कुछ बंद करेंगे, सिर्फ हम साइलेंट तरीके से शांति, मतलब हमारी एक रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सिर्फ उनका मुद्दा ये है, फार्मर्स ने बोला है कि हमारा मुद्दा ये है कि जब हम रैली निकालें तो हमारा जिस परेशानी की वजह से हम रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो हाईलाइट हो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके संज्ञान में आए, वो इस चीज़ पर संज्ञान ले कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लीगल है और उसके खिलाफ काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्कूल ओपनिंग को लेकर के है। देखो दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग होने वाली है आफ्टर 10 मंथ्स। मार्च में बंद हो गई थी स्कूल्स, अब दोबारा ओपन होने वाले हैं। स्पेशली 10th to 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउड किया जाएगा, ताकि वो अपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क हैं उनको कंप्लीट कर सके, क्योंकि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से 10 जून तक होने वाले हैं। उनको कंडक्ट करवाया जाएगा 4 मई से 10 जून के बीच में। तो जो भी 10th-12th के स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उनको कंप्लीट करवाया जा सके, इसके लिए इसको खोला जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की कंसेंट चाहिएगी। ऐसे नहीं है कि वो जाकर के, मतलब उनकी कंपलसरी होनी चाहिए कि वो उनको पेरेंट्स की उनको कंसेंट हो। स्कूल में एंट्री थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। लोगों को, बच्चों को ये गाइडलाइंस दी गई है कि वो अपना जो भी सामान है डेली यूज़ का, जैसे बुक्स हो गई, पेन्स हो गए, कुछ भी उनकी जो स्टडी मटेरियल है उसको एक दूसरे के द्वारा साथ में शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, देखो NIA ने हमारे यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और उस फार्मर प्रोटेस्ट में हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ लग रही है कि विदेश से फंडिंग हो रही है इस फार्मर प्रोटेस्ट में। इसलिए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, वो इसको एग्जामिन कर रही है कि कहीं खालसा एड फंक्शनरी तो हेल्प नहीं कर रहा है इसमें। देखो सिक्स फॉर जस्टिस एक एनजीओ है, एक ग्रुप है जो विदेश में यूके, यूएस, कनाडा यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये लग रहा है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ पर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कि वो लोग यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट है वो रेगुलर चल पा रहा है। इसके लिए NIA ने 40 लोगों को समन भी भेजा है, उनको प्रेजेंट होना है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने। तो इसमें जांच में पाया गया है कि उनकी तरफ से, देखो जो एनजीओ है सिख खालसा एड फंक्शनरी, उसने ये बोला है कि हम कोई भी विदेशी कोई फंडिंग नहीं हो रही है, हम किसानों को जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे हमने गीजर्स प्रोवाइड करवाया और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई डेली यूज़ की। तो हमारे यहाँ पर जो जनरस लोग हैं ना, सिर्फ वो इसके लिए दान कर रहे हैं और उसी पैसे का यूज़ करके हम किसानों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो भी काम है वो हमारे देश को बांटने का काम नहीं है, हम यहाँ पर कोई भी अशांति फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम उनकी जो एक जिस काम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें भी ऐसे नहीं है कि उसका साथ दिया जा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको जो डेली यूज का जो सामान है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो 2008 में जब 26/11 अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, मुंबई हमले के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसके बाद में उस हमले में ये माना गया था कि हमारी जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से वो अटैक हो पाया। इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो भी टेररिज्म के लिए जो फंडिंग होती है उसको ध्यान में रखा जा सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो G7 मीटिंग को लेकर के है। देखो, इस बार G7 मीटिंग को जो मिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो इसको हैंडल करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं, और उन्होंने जून में ये मीटिंग होने वाली है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इनवाइट किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के जो हेड हैं उनको भी अपने यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज के रूप में इस समिट में भाग लेने के लिए इनवाइट किया है। देखो, जो G7 कंट्रीज है उसमें दुनिया के 7 देश IMF और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो सबसे लार्जेस्ट जिनकी इकोनॉमी है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। 1975 के लगभग ये जो ग्रुप है वो एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, US और कनाडा, ये सारे देश इसमें शामिल है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इसमें शामिल किया गया है गेस्ट कंट्रीज के रूप में। ये जो G7 कंट्रीज है ना, मतलब ग्लोबल कोई भी परेशानी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर बैठ कर के जब भी इनकी समिट होती है तो उसमें उसके बारे में विचार किया जाता है। तो जो अब ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें कोविड-19 जैसा पेंडेमिक फ्यूचर में कभी ना फैले, उसके लेकर के इसमें बातचीत हो सकती है। देखो, जो G7 कंट्री जो मीटिंग होने वाली है समिट, उसमें इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। इंडिया इस समय UNSC का जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल के लिए हमें लीडरशिप मिली है, और जो यूके है वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो हेडशिप है उसको लेने वाला है फरवरी में। तो इंडिया के लिए प्रॉफिट होने वाला है। इंडिया बहुत दिन से चाहता था कि टेररिज्म को लेकर के डिक्लेयर किया जाए कि जो भी देश टेररिज्म को फैलाएगा उसके लिए कठोर से कठोर काम किया जाएगा। इसके लिए इंडिया के लिए प्रॉफिट होने वाला है कि इंडिया यूके के अपने साथ में लेकर के जो टेररिज्म के खिलाफ में जो मैंडेट है उसको पास करवाना चाहता था, जो भी रिजोल्यूशन पास करवाना चाहता है इंडिया, उसको काम हो सकता है, उसके ऊपर मतलब एक जो ठोस फाउंडेशन है ना उसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर के है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 8 से ज़्यादा और ट्रेन चलाई जाएंगी जो केवड़िया को आपस में जोड़ेंगी। तो हमारे PM ने इस चीज़ को लिए बोला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन से 8 ट्रेन के द्वारा इस एरिया को जोड़ा जा रहा है। PM ने बोला है कि जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी को खोला गया है 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। जो ये 8 जो ट्रेन जोड़ी गई हैं केवड़िया वाले एरिया को, केवड़िया गुजरात में जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है वो केवड़िया में स्थित है। वाराणसी, रेवा, चेन्नई, दादर, दिल्ली MEMU सर्विस बिटवीन केवड़िया एंड प्रतापनगर, ब्रॉड गोजिंग, दाबोई और चांदोद सेक्शन के बीच में, और ये जो न्यू लाइन चांदोद और केवड़िया के बीच में जो बनाई गई है ना वो इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ज़्यादा लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने आ रहे हैं। यहाँ पर देखो टूरिज्म अगर इंक्रीज होता है तो जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं ना उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज आएंगे और उन लोगों का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्टअप होगा। जो हमारे PM हैं उन्होंने चेन्नई से जो
कनेक्टिविटी स्टार्ट की है केवड़िया वाले एरिया की, तो उन्होंने तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर, पहले जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और AIADMK जो पार्टी है उसके फाउंडर भी रहे हैं, MG रामचंद्रन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दी है कि वहाँ से ट्रेन जब केवड़िया के लिए जोड़ी जाएगी, चेन्नई से लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, तो उनके जन्मदिन के ऊपर, मतलब जो फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर MG रामचंद्रन, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको शुरुआत की है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो अमेरिका को लेकर के है। देखो, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर जो बाइडेन, जो कौन सी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से जीते थे, और 46 प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बाइडेन ने इंडियन अमेरिकन जो लोग हैं उनको कम से कम 20 पोस्ट अपने यहाँ पर दी है, और जिसमें से जो 17 पोस्ट है वो तो केवल और केवल व्हाइट हाउस में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको दी है। पहली बार कोई वीमेन वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है। मिस कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होंगी। नीरा टंडन को उन्होंने डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के रूप में नॉमिनेट किया है, और डॉक्टर विवेक मूर्ति को उन्होंने US सर्जन जनरल के रूप में, मतलब जो बाइडेन है उन्होंने अपॉइंट किया है। जो कश्मीरी, हमारा इंडिया का जो कश्मीर है उससे भी कनेक्शन डिक्लेयर किया है उन्होंने। कश्मीर से उन्होंने आयशा शाह और समीरा फैजिली 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट दी हैं इन दोनों को। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनमें से 20 पोस्ट के ऊपर उन्होंने इंडियन अमेरिकन मूल के जो लोग हैं, ओरिजिन के जो लोग हैं, उनको अपॉइंट किया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।